टॉपिक इज बायो डाइवर्सिटी। बेटा ये बायोडाइवर्सिटी तुमने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, जो वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो अलग अलग करके मेंशन किया है, इसको कंबाइन नहीं लिखा है। क्योंकि बेटा अगर कंबाइन लिख देंगे तो आपको जो मैं लैंग्वेज बताऊंगा वो आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसे लैंग्वेज लिखी है तो ये समझ में या मैं समझा अच्छी तरह पाऊंगा और आपको बड़े इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा और वो ताउम्र बहुत दिनों तक याद रहेगी, आपके पेपर तक वो ऑटोमेटिक आपके बनी रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि ये मेडिकल के पेपर में हमको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है बेटा, देखिए कैसे ये लिखा है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब तो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, वही तो पढ़ा ना, बायोलॉजी। लॉजी का मतलब लॉगस। और बायो में क्या क्या पढ़ते हो, प्लांट और एनिमल और माइक्रो। और सारे के सारे क्या हैं, लिविंग है। लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है कि नहीं, इतना तो कॉमनली पता है। लॉजी का मतलब लॉगस और बायो का मतलब क्या हो गया, प्लांट, एनिमल और माइक्रो। चलो भाई ये भी लिख लेते हैं, चलो लिख के देख लेते हैं। बायो में कौन कौन हो गया, प्लांट और एनिमल, एनिमल और माइक्रोब्स। ये तीनों के तीनों इंक्लूड किस में हो गए, बायो में हो गए कि नहीं। और सारे के सारे अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे क्या हैं, लिविंग। क्यों भाई, ये तो भाई क्लियर हो गया। तो बायोलॉजी का मतलब तो हमको पहले से भी क्लियर था। हाँ सर आपने बता दिया तो ये भी हमें समझ में आ गया। और सर ये डाइवर्सिटी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी का मतलब बेटा हो गया डाइवर्स फॉर्म और डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट टाइप्स। कहीं मतलब है बायोलॉजी के मतलब डाइवर्सिटी के मतलब डाइवर्स फॉर्म और डिफरेंट थिंग, डिफरेंट टाइप्स। तो अब देखो कुछ हम सर थोड़ी लैंग्वेज और क्लियर हो रही है। कैसे सर, अगर प्लांट की डाइवर्सिटी हो गई तो प्लांट डाइवर्सिटी हो गई, क्योंकि प्लांट बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट प्रकार के हो गए। इसी प्रकार एनिमल की डाइवर्सिटी भी अलग अलग होगी, क्योंकि एनिमल भी बहुत प्रकार के होंगे, कुत्ता, भेड़िया, ये सब मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, तो एनिमल भी डिफरेंट प्रकार के हो गए। इसी तरह माइक्रोब भी डिफरेंट प्रकार के हो गए। ये सर कुछ अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम इसी को डिफिनेशन अपने मन से बनाएंगे। अगर हम देखेंगे अपने मन से बनाते हैं तो क्या बोलेंगे, देखो भाई अपने मन से डिफिनेशन बनाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट types of organism present on earth known as बायोडाइवर्सिटी। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं भाई। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी कि नंबर, क्योंकि प्लांट के नंबर अलग अलग हैं, प्लांट अलग अलग होंगे तो बहुत सारे होंगे, तो हमने बोल दिया क्या, डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स, क्योंकि उनके टाइप्स भी अलग अलग हैं। तो इन सबको अगर इंक्लूड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है, बायोडाइवर्सिटी। रटना नहीं है बेटा, सिर्फ याद करना है। और लैंग्वेज बनानी और डिफिनेशन बनाना, फिर क्या बन गई सर, हम ये भी तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लिविंग प्रेजेंट ऑन अर्थ नोन एज ए बायोडाइवर्सिटी। बोलो भाई ये भी तो बन सकती है, यस सर ये भी लैंग्वेज बन सकती है। और ये दोनों से हमारा ये टर्म हमारा बड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी। अगर हम किसी भी अब बच्चे से पूछे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वो तुरंत बताएगा कि सर जी जितने नंबर, यानी कि डिफरेंट प्रकार के नंबर एंड टाइप्स ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम मिला दें तो ये क्या बन जाती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी। क्लियर बात है बेटा, अच्छी तरह आ गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बेटा, बहुत ध्यान से समझनी है बस। अब देखो एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेटा 5 to 30
मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। बहुत ध्यान से कि 5 से 30 मिलियन स्पीसीज अर्थ में डायवर्सिटी क्या है, प्रेजेंट है। 5 से 30 मिलियन, लेकिन ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड बताई गई है, अप्रॉक्स बताई गई है। ये बेटा 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है 5 से 30 मिलियन स्पीसीज, क्योंकि अभी देखा है कि टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल जोन है। इकोलॉजी में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल जोन है। टेम्परेट एरिया ज़रा छोटा है, तो वहाँ पे जितने भी टाइप्स और नंबर दिखे हैं, हम लोगों ने उसको स्टडी कर लिए पूरी अच्छी तरीके से। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया, तो यानी कि अभी हमको वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और करते भी जा रहे हैं, क्योंकि इंसान क्या है, हम लोग क्या है, लालची आदमी, ग्रिडी आदमी है। जो फ़ायदा होता है उसकी तो खोज कर लेते हैं, उसके बारे में तो पूरा मेंशन कर लेते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है उसके बारे में मेंशन कम करते हैं। बहुत ध्यान से, तो इकोलॉजी की लाइन है वही आपकी लाइनें, और साथ साथ में आपके इस चैप्टर की भी लाइनें मैं एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर बात है। आया हुआ क्वेश्चन है कि अर्थ में जो एस्टिमेटेड या अप्रॉक्सीमेट जो है बायोडाइवर्सिटी वो कितनी है, 5 से 30 मिलियन। लेकिन इस 5 से 30 मिलियन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, एनसीईआरटी की लाइन जा रही, क्वेश्चन आया हुआ नीट में, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज टैक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब्ड। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने वर्ड बोला 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, यानी कि बहुत आराम से मार्कर लगा के देख दे रहा हूँ, 5 to 30 मिलियन लिखा है, बिलियन नहीं लिखा है, एम है, बी नहीं है। इनमें से अगर देखा जाए जो अप्रॉक्सीमेट बताया गया, इकोलॉजी में मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रिएट करूँ, वहाँ पे आपको और ज़्यादा इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगा, क्योंकि ये वहीं से आया हुआ है। इनमें से 1.7 to 1.8 मिलियन, मिलियन वर्ड है, बिलियन वर्ड है नहीं लिखा, 1.7 to 1.8 टैक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब्ड है, क्योंकि हमने कहा ना, वी आर ग्रेडी पर्सन, हम लोग लालची हैं, जिसके बारे में हमें फ़ायदा होता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह अध्ययन करते हैं। यानी कि इनमें से इतने मिलियन स्पीसीज़ को हम लोगों ने अच्छी तरह खोजा किया है, उसके बारे में पूरा अध्ययन किया हुआ है, उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारी, यानी कि उसका क्या क्लासिफिकेशन है, कहाँ पाया जाता है, उसके क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ये सारे के सारे हम लोग मेंशन कर चुके हैं, और ये टैक्सोनॉमिकली इसीलिए हम लोग कहते हैं ये डिस्क्राइब्ड है। इन 1.7 to 1.8 मिलियन, बेटा बार बार वर्ड मिलियन कह रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। इन 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज में जो 1.2 मिलियन स्पीसीज हैं वो एनिमल है, जबकि 0.5 मिलियन स्पीसीज प्लांट्स की खोजी गई। यानी कि 1.7 to 1.8 मिलियन में 1.2 मिलियन स्पीसीज एनिमल की खोजी गई है, और 0.5 मिलियन किसकी है, प्लांट की खोजी गई है। इसका मतलब क्लियर है, इकोलॉजी का ही पॉइंट है बेटा, इकोलॉजी का ही है, ये मैं वहाँ पे भी पढ़ाऊंगा। एनिमल ज़्यादा प्रेजेंट है, प्लांट कम प्रेजेंट है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर 100% डाइवर्सिटी ले लो अर्थ में, तो 70% एनिमल प्रेजेंट है, 30% क्या प्रेजेंट है, प्लांट्स। यानी कि एनिमल ज़्यादा प्रेजेंट है, प्लांट कम प्रेजेंट है। मैंने बार बार कहा, ये सारी इकोलॉजी की लैंग्वेज है, इकोलॉजी के पार्ट में मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा। यानी कि एनिमल में भी तो बेटा देखो, प्लांट खोजेगा 0.5%, यानी कि लगभग ये 1.7 to 1.8 मिलियन आ रहा है।
0.85% मिलियन, मिलियन वर्ड जरूर याद रखिएगा। जो मिलियन है इनमें मोस्टली कौन होंगे? एंजियोस्पर्म। जो मोस्टली खोजे गए हैं वो हमारे कौन खोजे गए हैं? एंजियोस्पर्म खोजे गए। इसलिए वर्डिंग जरूर याद रखिएगा। क्लियर हो गई होती बात? मैं इसको रब करके आगे बढ़ा रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी क्लियर, यानी कि बायो का मतलब अच्छी तरह हो गया, डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट थिंग, यानी कि बेटा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ नोन एज ए बायोडाइवर्सिटी। टोटल कितनी है? 5 to 30 मिलियन। ये लेकिन ये कैसी है? अप्रॉक्स एस्टिमेटेड है, यानी कि अप्रॉक्स है, क्लियर नहीं है इनके बारे में। और इनमें से जो क्लियर है, जो टेक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब है, वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। इन 1.7 to 1.8 मिलियन में एनिमल कितना है आपका? 1.2 मिलियन, जबकि प्लांट कितना है? 0.5 मिलियन। ये बहुत जरूरी बातें हैं बेटा, जिसको जिसको भी मैंने यहाँ पे मैं अंडरलाइन इस बात को भी कर रहा हूँ। 1.2 मिलियन, 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको हमको फिर से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। बेटा इनमें से जो हम लोग बात कर रहे हैं 1.2 मिलियन और 1.5 मिलियन स्पीसीज जो प्रेजेंट हैं, इनमें से बेटा याद रखिएगा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जबकि बेटा सेकंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन कोरल रीफ। यानी कि हम बेटा कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो कहां पे है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे मेघालय है, असम है, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और जबकि पानी में कह दें या सेकंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो हमारी प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कोरल रीफ। कहाँ प्रेजेंट है? कोरल रीफ। कौन से इलाके? समुद्र के आपके इलाके हैं, वो सारे के सारे में कोरल रीफ, जिसको मूंगे की चट्टान भी बोलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे इकोलॉजी में। वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी के बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफिनेशन हम क्लियर कर चुके। 5 to 30 मिलियन स्पीसीज अप्रॉक्स थी। 1.7 to 1.8 मिलियन आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। स्पीसीज टैक्सोनॉमिकल डिस्क्राइब्ड है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिल रही है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जबकि सेकेंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिल रही है? कोरल रीफ में। इस बात को बेटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद करिएगा। नेक्स्ट, योर नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमी। जो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम क्या है? टैक्सोनॉमी। मैंने कहा ना, लैंग्वेज हम लोग समझेंगे, रटेंगे कुछ चीज़ नहीं, सिर्फ समझेंगे और समझ के आगे बढ़ते जाएंगे। टैक्सोनॉमी, ये वर्ड बेटा ग्रीक वर्ड से आया था, ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, या ग्रीक वर्ड लिख दे तो ज्यादा अच्छा है, या डेराइव फ्रॉम, ऑरिजिनेट की जगह डेराइव कर, डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड वो भी कौन सा वर्ड था? एक था टैक्सस और एक था नॉमस। टैक्सस का मतलब होता है बेटा टू स्टडी। नॉमस, सॉरी, टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है टू स्टडी।
स्टडी। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये टैक्सोनॉमी किस वर्ड से आया था? ग्रीक वर्ड। तुम्हें पहले ही पता है कि दो लैंग्वेज हैं जो पुरातत्व के समय तो बहुत यूज हुई, लेकिन आज के समय में वो लैंग्वेज क्या है, यूज नहीं हो रही। ऐसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेड लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? डेड लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज दो हैं, एक ग्रीक है और दूसरा लैटिन है। तो पूरी बॉटनी का मतलब मेन सार बेटा याद रखिए कि दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज यानी कि और लैटिन लैंग्वेज, दोनों की दोनों कैसी है? डेड लैंग्वेज। और डेड लैंग्वेज वो होती हैं जो पहले के समय तो प्रचलन में थी, लेकिन आज के समय में प्रचलन में नहीं है। ठीक है। दूसरा, तो ये ग्रीक वर्ड क्या थे? एक था टैक्सस और दूसरा नॉमस। टैक्सस का मतलब अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि हमें अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट किसका करोगे? ऑर्गेनिज्म का। और उस अरेंजमेंट करके उसकी अगर स्टडी कर दे तो हम क्या कहलाते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है। अगर हम इसकी किताबी लैंग्वेज देखें तो हम बोलते हैं प्रोसेस, टू स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज ए टैक्सोनॉमी। ये किताबी लैंग्वेज है, लेकिन हम किताबी लैंग्वेज को बेटा बात नहीं करेंगे। हम लोग ने बार बार कहा हम वो लैंग्वेज को ध्यान देंगे जिससे हमारी चीज़ें बनी रहें आगे तक आराम से। हमें किताबी लैंग्वेज में नहीं ध्यान देना। बहुत ध्यान से एनसीईआरटी की लाइन से हम अपना उठाएंगे क्या? डेफिनेशन। किताबी लैंग्वेज नहीं उठाएंगे हम, तो अपनी लैंग्वेज उठाएंगे। कैसे? देखिए, पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। कुछ बातें जरा इसमें भी याद रखिएगा, फिर हम इसके बारे में आते हैं। जरा बेटा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है जो, वो है कैरोलस लिनियस। ये साहब हैं टैक्सोनॉमी के फादर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। लेकिन जो ये वर्ड देने वाले हैं, यानी कि वर्ड टैक्सोनॉमी गिवन बाय कौन है? A.P.D. कैंडोले। यानी कि बेटा फादर अगर देखा जाएगा तो कौन है? लिनियस साहब। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार बोलूंगा इसको। जबकि टर्म टैक्सोनॉमी देने वाले कौन थे? यानी कि वर्ड टैक्सोनॉमी या टर्म या नेम टैक्सोनॉमी सबसे पहले बारे अगर देने वाले थे करते तो वो कौन थे? A.P.D. कैंडोले। ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिनियस साहब का नाम बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, कई बार बोलूँगा। A.P.D. कैंडोले ने सबसे पहले टर्म टैक्सोनॉमी दिया था। इसके बारे में भी क्लियर है। कुछ अगर लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखता नहीं, उसको सिर्फ बोलता हूँ। इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमारे कौन थे? सांतापाउ। कौन है? सांतापाउ। इनके बारे में बेटा कोई बस अगर आपको लिखना है, किसी को ज़्यादा आना चाहिए, कोई सोचेगा तो वो लिख लेंगे। बहरहाल मैं इसमें मेंशन नहीं करूँगा। नेक्स्ट, इसी को देखोगे। अब मैं अपनी लैंग्वेज डिफिनेशन पे आता हूँ। एक बेटा चीज़ याद रखिएगा, बाय। ठीक। एक बात इसमें और देखिएगा, टैक्सोनॉमी की जब भी हम डिफिनेशन देंगे तो अब जरा देखिएगा बहुत ध्यान से। 3 स्टेप इन्वॉल्व इन टैक्सोनॉमी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया टैक्सो, अब तो समझ में आ गया टैक्सोनॉमी। 3 स्टेप, बेसिक स्टेप बेटा इन्वॉल्व है किसमें? टैक्सोनॉमी में। अब डेफिनेशन यहीं से बनेगी बेटा। कैसे? ये 3 स्टेप है। कौन कौन से? पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन। यानी कि हम बेटा कह सकते हैं ये 3 बेसिक स्टेप इन्वॉल्व है किसमें? टैक्सोनॉमी में। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन। सर आपने टैक्सोनॉमी के स्टेप भी बता दिए, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि टैक्सोनॉमी की डिफिनेशन क्या है, जो आप कह रहे थे इजीली तरीके से बताएंगे। किताबी वाली तो आपने वर्बल बोल दी, लेकिन अभी तक बताया नहीं इसके बारे में। यस, क्योंकि मैं अब लिखने जा रहा हूँ इसके बारे में। बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा,
अब मैं चालू कर रहा हूँ इन लैंग्वेज को, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये 3 मेन स्टेप इन्वॉल्व इन टेक्सोनॉमी है। कौन कौन? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इसी को मैं लिख रहा हूँ T बराबर INC। T फॉर तमिलनाडु, I फॉर इंडिया, बोले भाई, N फॉर N हो गया और ये C हो गया। यानी कि तमिलनाडु बराबर या तो कह दो इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे I क्या है? आइडेंटिफिकेशन। N क्या है? नॉमेनक्लेचर। और C क्या है? क्लासिफिकेशन। बोल भाई। और T क्या है? टेक्सोनॉमी। तो सर डिफिनेशन कहाँ बताए? बेटा डिफिनेशन बता तो दी, अब इसको आराम से पढ़िए। देखिए कैसे, T बराबर INC यानी कि स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। बोलो बेटा, याद करनी पड़े? नहीं ना, सीधा सीधा बोल दिया। द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन नोन एज ए टैक्सोनॉमी। क्लियर? अब बेटा जरा ध्यान से देखना, अब कुछ बातें बहुत जानने वाली है। क्या साहब? ध्यान से देखो, ये तो अगर हम बोल देते हैं कि वो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके बारे में भी देखो कैसे बताते हैं। अगर हम तुमसे पूछते हैं ये 3 वर्ड के, व्हाट इज द मेन स्टेप या फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, तो बताओगे सर आइडेंटिफिकेशन। अगर हम पूछते हैं व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, तुम बोलोगे नॉमेनक्लेचर। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप, तुम बोलोगे क्या? क्लासिफिकेशन। यस, क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, तुरंत आप बताओगे क्या? नॉमेनक्लेचर। लेकिन अभी एक वर्ड और भी आया हुआ है जो पूछा गया है नीट के पेपर में, हम लोग को इस बारे में क्लियर होना चाहिए। क्या बेटा? इन तीनों वर्ड में एक वर्ड कॉमन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इस वर्ड को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं, यहां लिख दे रहा हूं। इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर नहीं पता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन पता नहीं हो सकता। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं पता है तो नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं पता है तो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो तीनों के तीनों में इंक्लूड है कौन? कैरेक्टराइजेशन। वर्ड को बड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नॉमेनक्लेचर, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, बट ऑल 3 आर इंक्लूडेड वन वर्ड विच इज नोन एज ए कैरेक्टराइजेशन। अगर बेटा याद रखिएगा, तो यानी कि अगर हम लोग ये पूछते हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन में चौथा भी दिया है कैरेक्टराइजेशन, अब पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, तो याद रखिएगा कभी आइडेंटिफिकेशन नहीं देंगे, हम क्या देंगे? कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि तीनों में कॉमन है कैरेक्टराइजेशन। इसीलिए फर्स्ट स्टेप, अगर ये 3 दिए हैं, चौथा दिए, ये कैरेक्टराइजेशन वर्ड भी दिया है, तो पहला स्टेप कैरेक्टराइजेशन होगा। अगर कैरेक्टराइजेशन नहीं दिया है तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन होगा। ये बात क्लियर हो गई? बोलो भाई, ये बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चलो सर, तो इसके बारे में भी तो बताइए। चलो इसके बारे में भी डिफाइन करेंगे धीरे धीरे। पहले तुमको एक शॉर्टकट बताते हैं, तो उसको याद कर लोगे तो देखिएगा, ये इसके बारे में तो अभी डिटेल में बताएंगे। चलो ध्यान से, I, N और C लिख लो बेटा। I के आगे लिख लो NNP, N के आगे लिखो GNS और C के आगे लिख लो SDR। ये 3 वर्ड है। I के आगे NNP, यहाँ पे N क्या है? नेम, P क्या है? पोजीशन, G क्या है? जेनरिक नेम, S क्या है? स्पीसीज नेम, S क्या है? सिमिलैरिटी, D क्या है? डिफरेंस, और R वर्ड क्या है? रिलेशनशिप। बहुत ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। वर्ड इन, ये मैंने कहा क्या किया है?
आपको इसी वे में पहले कि अगर लैंग्वेज याद हो जाती फिर तो मैं अभी तो डिटेल में आपको बता रहा हूँ। आई यानी कि NNP, NGNS और C क्या है SDR। N यानी कि नेम, P पोजीशन, N G और S यानी कि N क्या है नेम, P पोजीशन, G है जेनरिक नेम, S है स्पीसीज, C है सिमिलरिटी डिफरेंस एंड रिलेशनशिप। तो सर ये लिखा है इसका मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखो सर, हमने डेफिनेशन बना ली। कैसे? आइडेंटिफिकेशन किसी भी, टू स्टडी ऑफ नेम एंड पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज ए आइडेंटिफिकेशन। अच्छा सर, अब समझ में आया। एन क्या है? टू स्टडी ऑफ जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आप पहले पता कर चुके, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। यानी कि जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम का अगर हम अध्ययन कर लें तो यही कहता है क्या? नोमेनक्लेचर। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की टू स्टडी ऑफ सिमिलरिटी डिफरेंस एंड रिलेशनशिप, सिमिलरिटी डिफरेंस और रिलेशनशिप किसकी देख लें? ऑर्गेनिज्म की। टू स्टडी ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप एंड डिफरेंस, सिमिलरिटी डिफरेंस एंड रिलेशनशिप नोन एज ए क्लासिफिकेशन। बोलो भाई, ये बात तीनों के तीनों समझ में आए कि नहीं? यानी कि हम आराम से किसी की भी चीज़ की हम लोग डिफिनेशन भी देख सकते हैं। इसको डिटेल में बताते हैं। पहले इसके बारे में जरा सा 1 मिनट में थोड़ा सा, जहाँ से अभी तक पढ़ के आए थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। पहला हम लोगों ने जो वर्ड बोला था बायोडाइवर्सिटी। सर समझ गए? टोटल नंबर ऑफ नेम, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ नोन एज ए बायोडाइवर्सिटी। कितना मिलियन था? 5 से 30 मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन स्पीसीज। ये भी कैसा था? अप्रॉक्स एस्टिमेटेड था। इनमें से जो टैक्सोनॉमिकल डिस्क्राइब थे वो कितने थे? 1.7 to 1.8 मिलियन, बार बार कह रहा हूँ, मिलियन वर्ड थे टैक्सोनॉमिकल डिस्क्राइब, जिसमें प्लांट कितने थे? 0.5, एनिमल कितने थे? 1.2। ये बात क्लियर? नेक्स्ट वर्ड वहीं पे देखा था। सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिल रही थी? जी सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और सेकेंड मैक्सिमम या पानी में सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही थी? कोरल रीफ। क्लियर बात? बायोडाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमी कौन से वर्ड से आया था? ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड से। कौन? टैक्सस और नॉमस। क्लियर? आगे बढ़िए। फादर कौन से टैक्सोनॉमी के? करोलस लिनियस। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई जगह आएगा, याद रखिएगा, करोलस लिनियस। और जबकि टर्म देने वाले कौन थे, या वर्ड टैक्सोनॉमी देने वाले कौन थे, या नेम टैक्सोनॉमी देने वाले कौन थे? APD कैंडोले। ठीक है, कैंडोले, कंडिल डोले नहीं। नेक्स्ट इसी के बारे में अगर बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक, ये 3 स्टेप है। इसी से हम लोगों ने डिफिनेशन बनाई। क्या? T बराबर INC, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज ए टैक्सोनॉमी। क्लियर बात? I बराबर क्या लिखा था? NNP। क्लियर? नेम एंड पोजीशन। यानी कि कोई भी पूछ दे व्हाट इज द मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तुरंत बताओगे टू स्टडी ऑफ नेम एंड पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज ए आइडेंटिफिकेशन। फिर कोई पूछ दे व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर, तुरंत बताओगे टू स्टडी ऑफ जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज ए नॉमेनक्लेचर। And what is the classification? Is the study of similarity, difference and relationship. Okay my dear, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट स्टेप कौन है? आइडेंटिफिकेशन। तीनों में कॉमन कौन है? कैरेक्टराइजेशन। अगर इन 3 के साथ कैरेक्टराइजेशन है तो पहला स्टेप कौन सा हो गया? कैरेक्टराइजेशन। ये वर्डिंग है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका क्या? आइडेंटिफिकेशन।